Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session 9 of Geography, Structure and Compositions of Atmosphere. Topics to be covered. First, explain the compositions of atmosphere, the characteristics of different layer of atmosphere, explain the importance of atmosphere, explain the cyclic process of main gases of atmosphere, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Describe the importance of cyclic process of important gases of atmosphere such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Now, the compositions of atmosphere. If we talked about the Earth itself a very unique planet. अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. सेम में जो अर्थ के अंदर जो एयर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. In that case, like air compresses the earth from all sided. हर तरफ से एयर ने हवा ने घेरा एक डाल रखा है अर्थ के आसपास, जिसे हम लोग बोलते हैं या उस सराउंडिंग को जिसने एक घेरा डाल रखा है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. That means atmosphere is something when air is going to cover or comprise the earth, that was comes into atmosphere. Atmosphere is connected with the earth due to the gravitational forces of the earth. हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है बिकॉज एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों साइड से है. एक ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट है एक दूसरे का एंड इट्स हेल्प इन स्टॉपिंग द अल्ट्रावायलेट. और एटमॉस्फेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एटमॉस्फेयर प्ले करता है वो ये प्ले करता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जितनी भी होती हैं उनका जो हार्मफुल इफेक्ट लाइफ पर होता है उसको मिनिमाइज करते हैं, उसके इफेक्ट को कम करता है. इट बेसिकली मेंटेन द सूटेबल टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द लाइफ. एक लाइफ के लिए जितना भी सूटेबल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है. सो इस पूरे सेशन के अंदर हम जो बेसिकली डिस्कशन लेने वाले हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपर लेने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर एंड उसका स्ट्रक्चर. इसके अंदर हम डिफरेंट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. सो जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर अराइज हो रहा है दैट इज व्हाट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. Composition of atmosphere is that what exactly how we can say that the atmosphere is composed of. So जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस अवेलेबल होती हैं. वाटर वेपर अवेलेबल होता है, डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. सो ये जो अवेलेबिलिटीज होती हैं ये एक वी कैन से दैट इन्हीं अवेलेबिलिटीज की वजह से ये एक स्टैटिक नहीं होता, इट्स कीप ऑन चेंजिंग. सो जो चेंजेस होते हैं डेफिनेटली वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, देन इट्स ब्रिंगिंग आउट द चेंज इन द मॉनसून्स. सो डिफरेंट चेंजेस अराइज होते हैं जस्ट बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक. और इफ यू टॉक अबाउट अगर हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारी गैसेस से वाटर से बना है. सो ये अपने आप में क्लियर है कि किसी ना किसी तरीके का चेंजेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे ही. So gases of atmosphere is basically atmosphere is mixture of a different type. सबसे पहले जो इसके अंदर चीज डिस्कस करने वाली है दैट इज द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि तीन चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. सबसे पहले हम गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं. सो जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हाउ मेनी गैसेस आर देयर? देयर आर मेन गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हैं. इसके अलावा बहुत सारी लाइक ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ये सब गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हैं. जो हम इसके अंदर मेजर बात ये मानते हैं कि नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है गैसेस के अंदर, बिकॉज टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर 90% ऑफ पार्ट जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है. बाकी का 1% जो है वो सब हमारे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, इन सब ने कवर अप कर रखा है. सो हम एक स्लाइड्स में देख सकते हैं कि
कि that is what the all the series of the main gases is nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन होती है 78.1 अगर हम परसेंटेज वाइज इसके एक अमाउंट या कंटेंट को देखते हैं, और ऑक्सीजन होती है 20.9%. तो इन दोनों को मिलाकर होता है 99%. और सेकेंडरी अगर हम बात करें जो छोटी छोटी गैसेज अवेलेबल है वो सबका टोटल मिला के 0.99% आता है. तो दैट 1% इज कम अंडर द फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स. सो ओजोन इज द अनदर गैस इन इट. और अगर हम अगेन ओजोन गैस की बात करते हैं तो ओजोन गैस की जो क्वांटिटी है वो 0.00006 है. दैट इज दिस इज वेरी मिनिमम, बहुत ही छोटी इसकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है. इन दैट केस ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. इट प्रोटेक्ट द लाइफ बीइंग बाय ऑब्जर्विंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन सारी अल्ट्रावायलेट रेज को ये we can say that they protect them, they absorb them. ये उन्हें absorb कर लेती है और लाइफ को प्रोटेक्ट करती है. Again, very small quantity, but it helps a lot. Now, we will talk about the water vapor. If we talked about the gases form of water presented in the atmosphere is a water vapor. अगर हम water vapor की बात करते हैं तो ये बेसिकली वो फॉर्म होता है जो वाटर की तरह गैस में अवेलेबल होता है. So it is a gaseous form. Water vapor present in the atmosphere has made a life possible on the earth. Again, वो water availability जो है इसकी वजह से एक गैस लाइफ अवेलेबिलिटी हुई है अर्थ के ऊपर. Again, we can say that existence is there. So it is one of the source of all kinds, and the maximum amount in atmosphere could be up to 4%. So इसमें जो maximum amount जो atmosphere में cover up होता है that is of 4%. Maximum amount of water vapor is found in the hot wet regions. अगर हम ज्यादा water vaporate की बात करते हैं तो जितने भी hot और wet regions होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और water vapor वहां पर सबसे कम पाया जाता है जहां पर dry regions होते हैं और सूखा एनॉल होता है वहां पे वाटर वेपर कम होते हैं. सो जनरली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो डिक्रीज फ्रॉम द लो लैटिट्यूड और हायर लैटिट्यूड. अगर हम बात करें सो ये ऐसे वेरी करता है कि व्हेन देयर इज लो लैटिट्यूड ऑटोमेटिकली वाटर वेपर की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, और हायर लैटिट्यूड की बात करते हैं तो वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होती है. इन द सेम वे ये एक तरीके से गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड and evaporate take place in the oceans. So again, water vapor arise कहाँ से होते हैं जब evaporations जो होते हैं वो आकर होते हैं ocean से, sea से, river से, pond से, lake से. So इनकी evaporations जो होती हैं वो आकर होती हैं air में, and then वो availabilities होती हैं जहाँ पर transpirations आकर होते हैं like plant, trees, living beings जहाँ पर available होते हैं वहाँ पर उनकी availability हो जाती है. So that's come into water vapors. The next is dust particle. When we talk about dust particle is basically found in a very lower level. ये बहुत ही lower, जो एक atmosphere की जो सबसे नीची वाली लेयर होती है उस पर अवेलेबल ज्यादा होता है. डस्ट पार्टिकल वहां पाए जाते हैं. सो इन दैट केस जो सबसे लोएस्ट लेयर में जैसे लाइक सैंड से उड़ने वाले, स्मोक से या ओशनिक सॉल्ट से होने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं दैट कम्स इनटू दिस, and these dust particle help in the condensations of the water vapor. Again ये जो particles होते हैं वो water vaporations में help करते हैं. So water vapor get condensed in the form of droplets की form में वो condense हो जाते हैं around these dust particles, and due to this process cloud are formed. तो इसी process से क्लाउड भी बनते हैं. सो अगेन डस्ट पार्टिकल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू वाटर इवेपोरेशन और उसके पार्टिकल्स में. सो ये तीनों ही चीजें अपने एक वी कैन से दैट पैरेलली दे वर परफॉर्मिंग. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. जब हम एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द. ऑक्सीजन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले करता है. अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 20% इन योर एटमॉस्फेयर. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल फॉर द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड अपनी उतनी ही एग्जिस्टेंस रखता है क्योंकि वो
प्लांट्स के लिए यूजफुल है। डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं, सूटेबल कंडीशंस जनरेट करते हैं, एक पूरा क्लाउड जनरेशन और वाटर वेपोरेशन में हेल्प करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपोरेट हेल्प इन टू ब्रिंगिंग आउट द चेंजेस, वाटर अवेलेबिलिटीज प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, लाइवली बींग्स को इफेक्ट करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं। सो दैट्स कम इनटू अमाउंट ऑफ वाटर वेपोरिंग। देन ओजोन प्रोटेक्शन ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और जो ओजोन गैस होती है वो अपने आप में हर एक जो इफेक्ट, नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के, उससे प्रोटेक्ट करती है। सो दैट इज ऑल कम्स इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो एक एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और क्या तीन चीजें हैं जो कंपोजिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर की। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर्स होती हैं जो उसके एटमॉस्फेयर को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं। सो एटमॉस्फेयर इज कैलकुलेटेड इन दैट वे कि अर्थ से 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस ये पूरा एक एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो क्रिएट हुआ है 1600 किलोमीटर्स। सो 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ weight of the atmosphere is limited up to the height of 30 kilometers. So 95% of जो total amount of weight है atmosphere का वो limited है और about 30 kilometers तक। So the atmosphere इसीलिए 4 पार्ट में divide है। So in that case the very first is troposphere, then stratosphere, then mesosphere, ionosphere and exospheres। हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो सबसे पहला सराउंडिंग है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से अपर में है टेप्रोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन इंसोफेयर्स एंड एक्सोफेयर्स। सो इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अगेन दैट इज कम्स इनटू द किलोमीटर्स, लाइक 18 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स। सो इस तरह से वो परफॉर्म करता है डिफरेंट किलोमीटर्स के थ्रू। सो लेट्स डिस्कस विद वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। इट इज वन ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है। इसकी हाइट होती है लेयर की 18 किलोमीटर्स ऑन द इक्विलेटर टू 8 किलोमीटर्स ऑन द पोल। नाउ यू कैन सी इन दिस प्रीवियस डायग्राम फ्रॉम 8 किलोमीटर्स टू 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ से लेकर ये जो पूरी एक लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर लेयर। So the height of this layer is from 18 till 18 kilometers and this is most important layer because यहीं पर एक occurrence और यहाँ पर एक survival practices हैं जो कि हम लोग देख पाते हैं अपनी normal life के अंदर। So very most important layer। हर तरीके का weather change जो है इसी layer के अंदर आकर होता है and the environmental temperature decrease with increasing height of atmosphere। इसका जो temperature है वो decrease increase करता है जैसे ही atmosphere के height increase और decrease करते हैं। and the upper limit of topography is called as the tropopause। जो on the टॉपेस्ट लेयर जो होती है टेप्रोग्राफी की उसको टेप्रोपॉज बोलते हैं, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं बिकॉज इस ट्रोपोस्फेयर के बाद आप सीधा एंटर हो रहे होते हो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। सो नाउ इन दैट केस we can say that it's decreased up to 10 centimeter at the height of 165 meter and called as the normal lapse rate। इसको normal lapse rate भी बोला जाता है। Again the next layer is stratosphere। Now stratosphere, it is like the next layer of the troposphere। This layer is spread up to the height of 50 kilometers from the earth surface। अर्थ सर्फेस के 50 किलोमीटर एंड एवरेज इसकी एक्सटेंड होती है 40 किलोमीटर्स तक की। and in that the very important is the temperature remain almost the same in this layer। इस layer के अंदर temperature changes नहीं होते। after this the temperature increase slowly with the increase in the हाइट। जो यस ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक इसकी हाइट जरूर इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली विद द इंक्रीज इन दी हाइट।
temperature increase due to the pressure of the ozone gases in the upper part of this layer also. So इसकी जो main occurrence होती है वो upper part पे ज़्यादा perform होती है. Then weather related incidents do not take place in this layer. weather related जो issues होते हैं वो इस layer पे perform नहीं होते हैं, वो हमारी जो very first layer है उस पर perform होते हैं. air blows horizontally है, air बहुत horizontal basis पर इसके अंदर flow कर रही होती है. and this layer is what basically idle place. ये एक idle place होती है जब हमें एक aircraft को fly करना होता है. तो जो image हम लोगों ने देखी थी that is particularly focusing on यहाँ पर एक plane easily move हो सकता है, highly बहुत आराम से इसको हम लोग idly work कर सकते हैं इस पर. The next layer is or structure is mesosphere. This is the third layer of atmosphere. ये atmosphere की तीसरी layer होती है. Again ये 80 किलोमीटर से above आती है और इसकी extension 30 किलोमीटर तक मानी जाती है. यहाँ पर temperature goes on decreasing and dropping. टेम्परेचर जो हो रहा है यहाँ पर गिर रहा होता है. एंड मेट्रोज ऑफ फॉलिंग स्टार आकर इन दिस लेयर, जितने भी फॉलिंग स्टार वाली सिचुएशंस होती हैं वो यहाँ पर आकर होती है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट uppermost working. The next layer is the ionosphere. Ionosphere is, this is the fourth layer of atmosphere. Again it is located above the mesosphere. 400 की हाइट, 400 किलोमीटर्स की हाइट पर, अप टू हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस, और इसकी विड्थ जो है 300 किलोमीटर्स तक मानी जाती है. टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन विद द इंक्रीजिंग हाइट. अगेन टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रिकल चेंजेस, करंट फ्लोज इन द एयर. इस पूरे पोर्शन के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा होता है. रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द अर्थ. जितनी भी रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती. ड्यू टू दिस द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज बीन पॉसिबल. सो नाउ दिस इज द वन ऑफ द आइडल स्फीयर जहां पर आप अगेन वर्किंग कर सकते हो विद फ्रीक्वेंसीज. The next is the extrosphere. This is the one of the last located above the ionosphere and extended to beyond 400 kilometers above the earth. So again 400 kilometers above जो है वो exosphere हो जाता है. Gases are very sparse in these spheres. Gases बहुत ज़्यादा होती हैं. Due to the lack of gravitational force, density of air is again a very less. उसमें air में बहुत ज़्यादा density available भी नहीं होती है. Now the cyclic process of atmospheric gases, cyclic process की बात करें, so हर एक गैस का अपना एक cycling process है. The very first process is the carbon cycle, then oxygen cycle and then carbon dioxide cycle. साइक्लिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो है वो है कार्बन साइकिल. जब हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, सो इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. जब एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जब एक एलिमेंट, वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंटेड, जब एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोर्स ऑफ द कार्बन फ्रॉम ऑल living beings in the atmosphere, that was converted to elements of carbon. और अगेन वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एक वन फैक्टर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, और अगेन उससे एक एलिमेंट है जो है कार्बन. अगेन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर्स होते हैं, इससे ग्रीन प्लांट रिसीव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होती है, जो कि वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि वो उससे अपना फूड जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अगेन जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिसॉल्व इन दी वाटर बॉडी. वाटर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है एंड गेट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइम ऑन द अर्थ. अगेन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब वाटर के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है, तो वो एक लाइम का फैक्टर ले लेती है. अगेन इन दैट केस द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रीदिंग ऑफ अ प्लांट ऑल्सो. जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है. This is the whole process of the carbon dioxide cycle. So we can see that like एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है. सोइल के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं लाइक कोल और लाइक सिट्रस. So now it's combusting and with the carbon dioxide. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स.
अब वो प्लांट्स जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं, एंड यस एट द सेम टाइम एट द टाइम ऑफ कंजम्पशंस ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को आगे भेजा जाता है अगेन एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड इट्स डीकम्पोज्ड ऑल्सो, सो वो भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर वॉकेट कर रहा होता है. सो दैट इज व्हाट रिलेटेड टू, अगेन यहाँ पर एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आकर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट अपने लिए फूड जनरेट करते हैं. इट रिलेटेड टू सोइल एंड coal, oil and etc. That's related to carbon cycle. So next is the ozone cycle. जैसा कि हमने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था अभी, साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस के बारे में, अब हम लोग इसके अंदर ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो ऑक्सीजन इज अगेन 20 to 21% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल होती है. ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक उनका एक ब्रीदिंग प्रोसेस जो है काम करता है. फ्रॉम अगेन लाइक बर्निंग द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, गैस, ऑक्सीजन इज एसेंशियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर बर्निंग. तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग वुड्स को जलाते हैं, लकड़ी को या कोल को जब जलाते हैं, या किसी भी तरीके की गैस जब बर्न होती है या बर्स्ट होती है, तो उस केस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो अगेन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज, सो इट्स में रिफ्लेक्ट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो है प्लांट्स एंड ट्रीज. ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर में तभी आ सकती है जब ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज और प्लांट्स जो हैं अर्थ में अवेलेबल हो. सो इन दैट केस अगेन ऑक्सीजन प्रोड्यूस थ्रू द फोटोसिंथेसिस. जब एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है उस केस में ओजोन होती है that is produced. We said that like in the daytime there was like oxygen production is high because in that sense sunlight is basically putting the effect on the photosynthesis process. तो एक photosynthesis process उस केस में अकर हो रहा होता है डे टाइम के अंदर. ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा होता है एंड दैट विल इफेक्ट एंड इंक्रीज द क्वांटिटी. सो अगर हमें किसी भी तरीके की ओजोन बेसिस पर काम करना है या हमें ऑक्सीजन को ज्यादा इंक्रीज करना है तो हमें मैक्सिमम प्लांट्स उसमें लगाने चाहिए. सो हम लोग यहाँ पर ओजोन का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. दिस इज ऑक्सीजन साइकिल. सो अगेन फोटोसिंथेसिस सेल्स, सोलर एनर्जी वाज अटैच्ड विद इट. सो H2O and CO, there were two combinations जो कि इसके अंदर कंबाइन होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन से O2 और ग्लूकोज दोनों ही हेटेरोट्रॉफिक सेल के अंदर बनता है. तो दैट वाज कम्स इनटू द ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाज देयर. Now the next is nitrogen cycle. When we talked about nitrogen cycle, nitrogen is again the second gas in the atmosphere, which is very important. Nitrogen is like important element for the life, and nitrogen gas in the atmosphere is 78%. Again, when this nitrogen gas is कनेक्ट विद द नाइट्रेट. नाइट्रेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सोइल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है. सो जब वो नाइट्रोजन गैस जो है नाइट्रेट के साथ मिलती है, सो इन दैट केस नाइट्रोजन एंटर्ड इनटू द बायो कंपोनेंट्स. बायो कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जैसे प्लांट्स जो है वो अगेन सोइल में प्रोड्यूस होते हैं, सो उनके अंदर वो नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल होते हैं. नाइट्रोजन जब आप बायोलॉजिकल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी वो नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल होते हैं. नाइट्रोजन कंपोनेंट्स फ्रॉम द प्लांट आर ट्रांसफर टू द एनिमल थ्रू फूड चेन्स. सो नाइट्रोजन जो होते हैं वो एक फूड चेन के थ्रू एक प्लांट से एनिमल्स और एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग के अंदर अवेलेबल होते हैं. So process of transformation of nitrogen gases of atmosphere into the nitrogen component is called nitrogen fixation. तो हम उसे एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्रोजन कंपोनेंट. जब वो आपस में अटैच होते हैं नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन कंपोनेंट्स. अगेन जब किसी भी तरीके से प्लांट या एनिमल्स जो होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं या प्लांट जब ड्राई हो जाते हैं तो अगेन उनसे जो प्रोड्यूस होती है गैसेस, उस गैसेस को हम नाइट्रोजन गैसेस बोलते हैं.
जो अगेन नाइट्रोजन गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चली जाती है. सो नाइट्रोजन का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो अकर होता है. वी कैन सी इन द डायग्राम. एक तो होता है इसका फर्स्ट फेज, जहां पर अगेन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है. इट अट्रैक्ट विद द लाइटनिंग फिक्सेशन एंड फिक्सेशन बाय ऑर्गेनिज्म. देन सॉइल के अंदर स्टोर होती है, वॉश टू द ओशन, ओशंस में जाती है, एंड देन इट्स टेक अप बाय द ऑटोफॉसिक ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स अगेन अगर ड्राई हो जाते हैं, प्लांट्स की जो बैक्टीरियाज होते हैं, सॉइल के जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे अगेन बैक टू द एटमॉस्फेयर. सो दैट ऑल कम्स इनटू नाइट्रोजन प्रोसेस. So do it yourself. The very first is which is called the atmosphere. Distinguish between topography and steposphere. State the importance of ozone gas. Explain the cycle process of nitrogen gas. Explain the oxygen cycle with the help of diagram. The questions which you have to attend, or in this session we get the ideas about all those cycles to be performed. Cycling processes क्या क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के कितने हमारे फेजेस हैं, लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है. सो वी गेट द आइडिया ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. वी आर वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.